Hello friends, welcome to the Hindu newspaper editorial analysis. Today at the 18th of the September 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज 18 सितंबर को क्राफ्टिंग ए न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कंडक्ट नाम से शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा आज बायसनेस की बात नहीं की जा सकती है। और उस आर्टिकल में उन्होंने चर्चा किया है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो हमारे देश को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की इच्छा थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाए, जबकि यहाँ के लोगों ने डिनाई कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें अब तक हुई हैं, क्या क्या इसमें और करने की आवश्यकता है, अपोजिशन पार्टी की क्या सिचुएशन है, क्या होनी चाहिए। उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पार्लियामेंट में एक बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो झगड़े की नौबत होती है वहाँ पर मिर्च पाउडर तक छिड़का गया था, और इस तरीके की चीज़ें असेंबली में भी हो चुकी हैं। लेकिन स्टेट के अलावा अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ सिस्टम को लेकर के भी एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी अच्छे आर्टिकल है। तो आइए हम देखते हैं इस आर्टिकल में शशि थरूर क्या डिस्कस करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के। अब बात आता है ये एक्चुअल में क्यों है। उन्होंने ये आर्टिकल जो लिखा है, एक्चुअल में हम जानते हैं कि इस समय पार्लियामेंट्री सेशन शुरू किया गया है, स्पेशल सेशन है, और उसी में हो क्या रहा है, पुराने पार्लियामेंट को में सेशन शुरू हुआ है और फिर शिफ्ट किया जाएगा न्यू सेशन में। इसमें जो है देखा जाए तो जो मेंबर है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि ट्रेजरी बेंच के हैं चाहे अपोजिशन के हैं, उन लोगों की चीज़ें दिखती है कि वो जो है एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली डिसरप्शन का ज़्यादा फायदा लेते हैं। लॉ मेकिंग प्रक्रिया के बजाय डिबेट करने के बजाय हम देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब डिबेट कम हो रहे हैं, डिसरप्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर देखते हैं कि एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिल रही है, और रिसेंट में देखा गया है कि कोई भी ऐसा जो है सेशन नहीं चल रहा है जहां पर डिसरप्शन न हो, और डेलिबरेट डिसरप्शन हो रहा है। इन्होंने जो वर्ड लिखा है डेलिबरेट डिसरप्शन, सम डे वेयर नॉट लास्ट टू डेलिबरेट डिसरप्शन। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें कोई डिसरप्शन हो। एक हफ्ता तो पार्लियामेंट हमारा चल नहीं पा रहा है। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या सच में हमारे पास सक्सेसफुल है। अगर ये सक्सेसफुल है तो क्या इसमें पार्लियामेंटेरियन का मेंबर्स का कितना योगदान है। तो इंडियन पॉलिटिशियन वेयर इनिशियली प्राउड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो हमारे पॉलिटिशियन थे जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस समय बड़ा एक गर्व की बात हुआ करती थी, हम देश स्वतंत्र हो गया, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपना लिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सभी मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल जो कि ब्रिटेन का मॉडल है उसे ही अचीव किए हैं। तो ये कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं थी, लेकिन जो कॉलोनियल रूलर थे उन्होंने क्या किया था, हमको डिनाई कर दिया था। एक हमें अपने ही देश में शासन व्यवस्था को समझने से, उसे जुड़ने से डिनाई कर दिया था, और वो एक बहुत ही सशक्त तरीके से शासन कर रहे थे, देश को लूट रहे थे। उनका मेन मोटो था लूटना। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि हम भी इसी तरीके से शासन करेंगे, लेकिन हम अपने लिए करेंगे, अपने लोगों के लिए हित में काम करेंगे। बता दें क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के बारे में उन्होंने आर्गूमेंट किया, कहा कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसे भारत को अपनाना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं अपनाना चाहिए। तो इंडियन जो इंटरलोकेटर थे उन्होंने रिएक्ट किया कि हारर तरीके से, कि जैसा कि एटली ने क्लेम किया हो, आई हैड ऑफर्ड देम मार्गरीन इंस्टीड ऑफ बटर। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में उसने जो इंडियन इंटरलोकेटर था उसने बड़े अच्छे से हर तरीके से जवाब दिया कि आप हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम देना चाहते हैं, इसका मतलब आप हमें मक्खन के जगह नकली मक्खन या बसा जो पशु या वनस्पति का जो घी होता है वो आप हमें ऑफर करना चाहते हैं। यानी कि देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का तुलना 1947 के समय में इस तरीके से की गई थी। लेकिन क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक्चुअल में अब ये सिस्टम है? क्या आज हमें कहने के इस स्तर पर हैं कि हमें जो है बटर के जगह मार्गरीन मिल रहा है? तो मेनी ऑफ द इंडियन फर्स्ट जनरेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन सेवरल ऑफ हुम हैड बीन एजुकेटेड इन इंग्लैंड। तो हम जानते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं
अधिकांश लोग ब्रिटेन में ही पढ़े हैं, वहाँ पर रह चुके हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो वो वहाँ के ट्रेडिशन से परिचित थे और उसे उन्होंने बहुत तरीके से अपनाया भी है। जैसे देखा जाए आज हमारे जो पार्लियामेंट में कोई प्रेसिडेंट या कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या किसी भी पार्टी के नेता अगर कोई बात बोलते हैं, अगर लोग उससे सहमत होते हैं तो खुशी में लोग जो है मेज को थपथपाते हैं, बट जबकि तालियां नहीं बजाते हैं। जबकि हमारे देश में जानते हैं या पूरे वर्ल्ड में जब खेल होता है, कोई अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करता है या जीत होती है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तालियां कभी नहीं बजाती, वहाँ मेज को थपथपाया जाता है। और ये ब्रिटिश सिस्टम है, यानी हमने ब्रिटिश सिस्टम को न ही कागज में या कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा है, प्रैक्टिस में भी उतारे गए हैं। लेकिन हाँ, अब देखते हैं कि ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, इसमें आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया, पर हम देखते हैं अब वो हाँ या ना कहते हैं। जो सिस्टम है आए या यस कहने की, उसके जगह वो हाँ कहते हैं। अगर देखा जाए जो एक कम्युनिस्ट एमपी थे प्रोफेसर हिरेंद्र नाथ मुखर्जी, 1950 के समय में उन्होंने जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे एंटोनी एडेन, उन्होंने कमेंट किया कि जो है उन्होंने बताया कि हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से ब्रिटेन की तरह ही दिखता है, लेकिन उन्होंने भी जो है इसको एक प्राउड तरीके से लिया था। यानी उनको कहना ये मानना था, सोचना था कि इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, गर्व की बात है कि हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मामला नहीं बनता हुआ दिखता है। हम देखते हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अगर देखा जाए ब्रिटिश सिस्टम को हमने उसको जो है बना करके मेंटेन तो रखा है, जो हमने आज तक सिग्निफिकेंस उसको गढ़े हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें देखा जाए तब कुछ जो है नेचुरल तरीके से चेंजिंग में आ रही है। और स्पेशली स्टेट असेंबली में देखा जाए अब ऐसा विटनेस भी देखा गया है कि लोग फर्नीचर उखाड़ देते हैं, माइक्रोफोन को तोड़ देते हैं, जूते चप्पल भी चलाने की ऐसी नौबत देखने को कभी कभी मिल जाती है, और एक दूसरे के जो है कॉलर तक या कपड़े पकड़ने तक की बात स्थिति आ जाती है, जो कि हमारे नेशनल लेवल पर या लोकसभा या राज्यसभा के स्तर पर तो नहीं आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली में कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसा हमें होना नहीं चाहिए। हम जानते हैं जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में है, लेकिन हम बता दें यूक्रेन दुनिया का एक कुख्यात देश है इन कामों के लिए, यानी वहाँ पर लात घूस से जूते चप्पल चलना पार्लियामेंट का उसका एक सिचुएशन हुआ करता था हमेशा ही। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ असेंबली में ऐसी हुई है, हाँ, लेकिन ऐसा होता है हम जैसा टीवी पर देखते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, स्लोगन करते हैं, प्ले कार्ड दिखाते हैं, या कभी कभी जो है कुछ जो भी रूटीन बनाए जाते हैं वो ब्रीच कर दिए जाते हैं। और रूटीन ब्रीच करने का बहुत ही इस आर्टिकल से मुझे स्वयं आज पता चला है। पीपर स्प्रे वाज वंस रिलीज इन द वेल बाय द प्रोटेस्टिंग एमपी, यानी प्रोटेस्टिंग एमपी इतना हद पार कर गया कि उसने मिर्च पाउडर तक छिड़क डाला उसमें स्पीकर के सामने, और उसका असर ये हुआ कुछ एमपी उसे की वजह से हॉस्पिटलाइज कर दिए गए, और बाद में जो है स्पीकर को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है अगर हमारे देश में ऐसा। लेकिन इस आर्टिकल में शशि थरूर ने स्वयं कहा है कि जो लॉ मेकर हैं वही कानून को तोड़ देते हैं और फिर से उन्हें ही लॉ बनाने के लिए इलेक्ट कर दिया जाता है। इक्वली स्ट्राइकिंग इज द इम्प्यूनिटी विद द विच लॉ मेकर फ्लाउट द रूल्स दे आर इलेक्टेड टू अपहोल्ड। जो रूल तोड़ते हैं उन्हें ही लॉ बनाने के लिए, उसे अपलोड करने के लिए फिर चुन लिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन हुए हैं कि जब अपर हाउस या लोअर हाउस में एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं उसके कुछ गलतियों की वजह से, लेकिन वो करते क्या है बाद में किसी न किसी तरीके कुछ समय बाद उन्हें रीइंस्टेट कर दिया जाता है, फिर से वो एक माफीनामा लिख देते हैं और सारा मामला खत्म कर देता है। लेकिन जो एक्चुअल में डिसरप्शन होती है सिस्टम की, जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो जनता के पैसों से पार्लियामेंट चल रहा है, उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती। अब आगे देखा जाए स्पेस फॉर अपोजिशन की बात की जाए तो जब भाजपा अपोजिशन में थी तो उससे ये दिखता था कि अपोजिशन के साथ अन्याय हो रहा है, अपोजिशन को पावर मिलना चाहिए, अपनी बात कहने का एक समय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आज कांग्रेस या अन्य पार्टियां जो अपोजिशन में, उनको ये लगता है कि अपोजिशन को कोई हक नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनको स्पेस मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। तो ये हर अपोजिशन पार्टी की ही कहानी है, यहाँ नहीं पूरे विश्व में ही है। इसलिए हमको यहाँ पर जरा थोड़ा सा सीरियस होकर के, इस कॉन्शियस होकर के शब्द को देखना चाहिए। तो राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, तो शशि थरूर का यही कहना है कि जो एक पार्टी लाइन वोटिंग होती है, जो हमारे सिस्टम बनाए गए हैं, एक ऑब्लिगेटरी बना दिया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई बच नहीं सकता है अगर पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोटिंग नहीं करेगा। ये सच है,
सभी लोग जो सरकार में हैं उनको यही लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग सारा काम हो, लेकिन मुझे स्वयं अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो मेरा मानना है कि राष्ट्रपति का चुनाव में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पार्टी लाइन वोटिंग नहीं करनी होती, कोई किसी को वोट दे सकता है। तो उस तरीके की चीज़ें लगभग सामान्य बिलों पर होना चाहिए। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो उस समय पार्टी लाइन वोटिंग अनिवार्य होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए तो उस पर होना चाहिए, लेकिन जो सामान्य जनरल बिजनेस चल रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में या स्टेट असेंबली में, उसमें इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके वजह से होता क्या है कि हमारे देश में सबसे आसान चीज़ अब हो गया है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में कि जो है सेशन को एडजर्न कर दो, सेशन भंग कर दो, और एक्चुअल में हमारे बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए नष्ट होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं सेशन एडजर्न। आगे देखा जाए तो ये डिस्कस करते हैं कि जो अपोजिशन है उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, जैसे कि उन्हीं के जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है देश में, उनके असॉल्ट हो रहा है। ओवर रीडिंग गवर्नमेंट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल के, मीडिया का जो है डर है ओपोजिशन को। साथ ही साथ देखा जाए तो जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी जो है उनको खोखला किया जा रहा है, और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं जैसे कि सीबीआई है, चाहे ईडी है, इन लोगों को जो है पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर प्रयोग किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात नहीं, कन्वेंशन की बात की जा रही है। कन्वेंशन को गवर्नमेंट डिसरप्ट कर रही है। और देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं जनरली वो रूलिंग पार्टी के या उनके एलआई के ही एमपी होते हैं। और साथ ही साथ एक और प्रैक्टिस थी, एक कन्वेंशन था, रूल नहीं है, यहाँ कन्वेंशन की बात हो रही है, सिस्टम की नहीं। तो कन्वेंशन ये था कि जो एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री की कमेटी होगी उसे कोई अपोजिशन पार्टी का कोई एमपी लीड करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मेन मोटो ये था कि जो फॉरेन रिलेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कोई कानून बनाए जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो उसमें सभी लोग अवेयरनेस, सभी लोगों का उसमें व्यू हो। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यू सभी के लिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन पूरे जो प्राइम फोकस होता है वो प्राइम मिनिस्टर का अपना व्यू होता है, वही उस पर रखेंगे। अब आगे देखा जाए ब्रिटेन की क्या स्थिति है। चूँकि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम को ही अपनाया है, तो ब्रिटेन में एक अपोजिशन डे मनाया जाता है, यानी अपोजिशन डे को परमिशन दी जाती है। हफ्ते में उनको एक दिन ऐसा मिलता है, वेडनेसडे को, बुधवार को, जब वो वहाँ के एजेंडा को तय करते हैं। वो डिबेट होता है, और जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है गवर्नमेंट को, वहाँ पर जो है लोगों को भागने वाली बात नहीं है, उसको स्वीप करते नहीं है, बल्कि वो उसे फेस करने वाली बात है। और वहाँ पर तो ब्रिटेन में ऐसा भी एक सिस्टम है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। यानी हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर भी ब्रिटेन में होता है, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं एमपी के जवाब देंगे। द नंबर ऑफ अपोजिशन डे इन द पार्लियामेंट सेशन इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी थ्रू नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। तो ब्रिटेन में जो अपोजिशन डे मनाया जाएगा, जो सेशन चल रहा होगा, कितने दिनों का होगा, तो ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच मिल करके ये तय करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, और अपोजिशन जो है उसको परफॉर्म करती है, अपना एक्सपर्ट व्यू पे लाते हैं। तो क्वेश्चन टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हमने कहा, वहाँ पर जो सेकंड प्रैक्टिस चलती है, फर्स्ट प्रैक्टिस चलती है कि अपोजिशन डे मनाया जाता है, उनको वेडनेसडे एक कोई डेट फिक्स किया जाए। सेकंड होता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है उनको बचने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर जनता के सवालों का, मेंबर के सवालों का जवाब देना होता है, स्वयं ही जवाब देना होता है, उनको किसी मिनिस्टर को नहीं भेजना होता है। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होता है, जिसे PMQs कहा जाता है, और बहुत सिग्निफिकेंट है कि वहाँ पर वो टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं और वहाँ की जनता भी उसको देखती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सके। और ये सेशन जो है 30 मिनट का होता है, हर बुधवार को रखा जाता है। लेकिन शशि थरूर का कहना है कि भारत में ऐसा कन्वेंशन क्यों नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो कांग्रेस के लोग थे वही शासन में थे, और आज इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, परंतु फिर भी इस सिस्टम को न तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे उन्होंने अडाप्ट किया, और न ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लोग शासन में आए उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक पर्सन के ऊपर नहीं, ये सच है कि हमारे पास, जैसे देखा जाए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है तो जो भी कैंडिडेट होते हैं वो पब्लिकली डिबेट करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या जो है कंट्री को डायरेक्शन दे सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो ये अमेरिकन सिस्टम से हमें अचीव कर लेना चाहिए। ब्रिटेन का जो ये है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट जो है एमपी के क्वेश्चन का जवाब देंगे, न कि किसी मिनिस्टर को भेजेंगे, और ऐसा हफ्ते में एक दिन किया जाएगा केवल। ये भी बहुत अच्छा कन्वेंशन है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से थोपा नहीं जा सकता है। हाँ,
अगर कोई एक प्राइम मिनिस्टर एक्टिव नहीं होगा, इसको अप्रोच नहीं करेगा, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो केवल मीडिया के लिए या किताबों के लिए चर्चा का विषय बना रहेगा, लेकिन एक्चुअल में फाइनली हमारे पास वो नहीं आ सकता। अगर देखा जाए स्पीकर की, तो स्पीकर की जो है अब रोल धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। जैसे देखा जाए द स्पीकर कैन चेंज हिज करेंट हैबिट ऑफ रिजेक्टिंग एवरी सिंगल एडजमेंट मोशन मूव्ड बाय अपोजिशन एमपी, क्लबिंग ऑल प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू बिल इनटू वन एंड रिजेक्टिंग देम बाय वॉइस वोट विदाउट डिस्कशन। तो एमपी जो है कि जो एक्चुअल में देखा जा रहा है बहुत सारे डिस्कशन बहुत कम होते हैं बहुत सारे बिल पर, तो शशि थरूर का कहना है कि डिस्कशन बहुत कम हो रहे हैं और बिल को जो है पास कर दिया जा रहा है वॉइस वोट से। जो है वहाँ पर जो है हाथ उठाने के लिए कहते हैं और हाथ बोलने के लिए तो लोग वॉइस वोट से कर देते हैं, तो वो सही नहीं है। ऐसा मानना है कि डिस्कशन किया जाना चाहिए, लेकिन डिस्कशन किस स्तर पर होना चाहिए ये एक व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, न एक कोई पार्टी डिसाइड कर सकती। अगर इसको सभी लोग कन्वेंशन में लाएं, क्योंकि हर पार्टी की किसी न किसी राज्य में तो सरकार है। शशि थरूर को ये भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भले किसी एक पार्टी की सरकार हो, लेकिन हर राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। अगर स्टेट लेवल पर नहीं हो रहा है, यूनियन लेवल पर नहीं हो रहा है, तो स्टेट लेवल पर जो आप कह रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट तो कीजिए, तब इसको एक माना जा सकता है कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं है। जब इस लेवल पर आएंगे तब जाकर, जैसे कि आम आदमी पार्टी है जो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाती है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी पर सेम चार्जेज लगते हैं पंजाब में कि जो है सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वही दुरुपयोग का आरोप पंजाब गवर्नमेंट जो कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है उस पर लग रही है। तो ये कहना सही है कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन सुधार का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक जो है ब्रॉड लेवल पर इकट्ठा एक ही दिन में कर रहे हैं। एक ही दिन में सुधार संभव नहीं है। इसलिए जो भी पार्टियां सेंट्रल में नहीं हैं, सुधार चाहती हैं, तो अपने स्टेट में जहां पर उनकी गवर्नमेंट है वहां पर वो सुधार लाएं, जिस तब जाकर के जनता को लग सकता है कि हाँ इस तरीके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कंट्री लेवल पर है वो होनी चाहिए, लेकिन स्टेट लेवल पर तो यहाँ पर पॉसिबल है। तो हो सकता है कि अन्य पार्टियां दबाव में आएँ, तो जो अन्य पार्टियां दबाव में आएंगी तो धीरे धीरे कई राज्यों में जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो एक तरीके से नेशनल एजेंडा बन जाएगा और अगले जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में ये एक नॉर्म बनने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो शशि थरूर को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया इज एट ए पाइवटल मोमेंट इन इट्स हेल्थ केयर जर्नी। इसके राइटर हैं डॉक्टर प्रथेप सी रेड्डी, जो कि अपोलो के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं। अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हम वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे फील्ड में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्रेस है पूरे वेरियस तरीके से दिख रहा है। अगर देखा जाए हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें जो हम स्पेस रेस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही साथ जो है हम जो है बहुत सारे चीज़ों में लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत ने अभी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है कि हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने जो है मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं कर पाया था। लेकिन और साथ ही साथ देखा जाए तो हमने G20 की प्रेसिडेंसी को बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंक्लूड भी किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन देखते हैं हमारे जो एक उन्होंने आर्टिकल में लिखा है NCD फ्री इंडिया टू अवॉइड एज टैक्स। हम आज तक एज टैक्स के बारे में नहीं सुनते हैं, लेकिन एज टैक्स की बात है कि हमारे पास उम्र के साथ साथ उम्र के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हेल्थ सिस्टम। तो अगर हमारे देश में देखा जाए तो हम हर तरीके से आगे बढ़ तो रहे हैं, ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। हमारी जो हेरिटेज है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उन सब में एनर्जी सेक्टर, फैशन में एम्बिशन, यूथ की एम्बिशन बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए सेम टाइम हमारी एम्बिशन बढ़ने के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल बन रहा है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत तेज़ी बढ़ रही है। यहाँ पर हाइपर टेंशन हो रहे हैं लोगों में, यूथ में जो है डिप्रेशन आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इशू आ जा रहे हैं, जो श्वास से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। डिप्रेशन तो सबसे बड़ा कारण है। और यूपीएससी का एग्ज़ाम देना, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, टीचर के लिए या अन्य किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देना एक स्टूडेंट को हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि संख्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसी बहुत कम है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से इंडिया में एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो डिजीज किसी वजह से संपर्क में आने वजह से नहीं फैलते, जैसे हार्ट अटैक सिंपल है कि हार्ट की बीमारी होना, हाइपरटेंशन होना, कैंसर होना किसी के संपर्क में आने से नहीं होता। और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए
तो 4 ट्रिलियन जो है यूएस डॉलर के बराबर बर्डन हमारे देश पर पड़ रहा है। यानी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर एक तरीके से देखा जाए वेल्थ जो है लोगों का वेस्ट हो रहा है केवल दवाइयों में। यानी इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से एज टैक्स है, यानी इंडिया के पीपल्स को 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है एज टैक्स के रूप में पे करना पड़ रहा है। यानी हमारे देश में अभी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री को आपस में एक हैंड्स मिलाने की आवश्यकता है कि इस तरह जो बहुत बड़ी समस्या है इसको एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल चॉइसेज हैं उन्हें चेंज किया जाए कि जो बहुत सारी बीमारियां तो लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही हैं, लेकिन देखा जाए तो खान पान का भी बहुत असर है। जो हम ये रिफाइंड ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल एक्चुअल में वो सोयाबीन से बना। सोयाबीन एक देखा जाए तो वनस्पतिक रूप से वो तिलहन नहीं है, वो दलहन है। दाल का तेल 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 वाले फलों का या बीजों का तेल नहीं है। सोयाबीन जो है एक दलहन है। अब दाल का तेल खाया जाता है, एक्चुअल में उसमें वो होता ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें केमिकल मिक्स किए जाते हैं या अन्य जो है ऑयल मिलाए जाते हैं, वही जो है हार्ट अटैक का बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे लिए इन सब चीज़ों को ज़रूरत है। और हमारे देश में जो कोई बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट को ही सिंपल मान लिया जाता है कि वो पर्याप्त है, लेकिन वो ब्लड टेस्ट ही पर्याप्त नहीं है। तो अपोलो हॉस्पिटल की स्टार्ट इन्होंने चेयरमैन का कहना है, इस आर्टिकल राइटर का कहना है कि 1983 में उन लोगों ने शुरू किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखा जाए तो हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी, जो 4 टाइम्स बढ़ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। और मैटरनल मोर्टेलिटी में 7 टाइम्स का इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पर बहुत पिछड़े हुए कभी रहा करते थे। लेकिन अब 4 टाइम्स बच्चों की मृत्यु दर में और माताओं की मृत्यु दर में 7 टाइम्स का इम्प्रूवमेंट होना बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले थी वो 30% बढ़ गई है, जो कि पहले 55 साल की हुआ करती थी, अब 70 साल हो गई है। तो भारत में देखा जाए तो इस समय जो है एक्चुअली वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी और एक इनक्रेडिबल क्लिनिक टैलेंट भी भारत में है। और हम जानते हैं पूरे विश्व से बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सबसे बहुत संभ्रांत देश से, एक अमीर देश से भी लोग भारत में चिकित्सा के लिए आते हैं। इसके पीछे का कारण है कि रिलायबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर चिकित्सा बहुत सस्ती है। यानी एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की जो है चीज़ बढ़ रही है और इसे एक बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें अब हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हवाई जहाज़ की व्यवस्था करना, एयरपोर्ट की व्यवस्था करना या हॉस्पिटल तो प्राइवेट वालों ने कर ही रखा है। चेयरमैन ने कहा नहीं है, पर ये सच है कि जो इस राइटर ने कहा नहीं है, परंतु ये तो व्यवस्था है कि प्राइवेट वालों ने अपने लिए व्यवस्था कर दिया है। लेकिन राइटर का कहना है कि हम और भी कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज ए मेडिकल हब पोटेंशियल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सोल्यूशन के रूप में अगर लें तो जो हमारी जो है जो इकोनॉमी बढ़ रही है, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है, वो और भी एक हब के रूप में और बहुत बड़े हब के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। जैसे कि देखा जाए ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर है, आर्थोपेडिक्स है, हड्डियों से बीमारियां हैं, ये रोबोटिक सर्जरी है, ये जो है बहुत ज़्यादा एआई सोल्यूशन इसका एक अच्छा सोल्यूशन साबित हो सकता है। और एक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अगर इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और इंडिया का जो एक्चुअल में देखा जाए भारत में ये एक रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट का जो में हम एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन देखा जाए भारत में इसकी समस्या भी है क्योंकि यहाँ पर कैंसर के रोगी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए वर्ल्ड क्लास अगर मेडिकल एक्सपर्ट हम लाएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो कास्ट इफेक्टिव हो, तो भारत के साथ साथ विदेश के अन्य लोगों के लिए जो कि मेडिकल ट्रेवल के लिए मेडिकल टूरिज्म के पर्पज से आते हैं तो वो फायदा होगा। जैसा देखा आर्थोपेडिक प्रोसीजर including joint replacement in spinal surgery are conducted by highly skilled surgeon using minimally invasive technique। तो जो सर्जन हैं, जो आर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक प्रयोग करते हैं। अगर इनको और भी ज़्यादा अपने पेशेंट को अट्रैक्ट करना है तो ये क्या करें, एक रोबोटिक सर्जरी अगर अप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगी और हॉस्पिटल वालों को ज़्यादा फायदा होगा कि ये रोबोटिक असिस्टेड टेक्निक हम प्रयोग करेंगे। तो जो प्रिसीजन है, जो हम बात करते हैं फिजिक्स में प्रिसीजन की, कि हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी, प्रिसीजन कितना होगा, वो ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा। और रिकवरी जो मरीज़ की है वो काफ़ी तेज, जब रिकवरी ज़्यादा स्पीडी होगी तो मरीज़ का खर्चा कम आएगा और हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम और भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो हम अगर मेडिकल टूरिज्म देखा जाए तो हमारे यहाँ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रांग तो होंगे ही, साथ साथ हमारे पास फॉरेन जो है एक्सचेंज भी हमारा बढ़ेगा और हमारी जो है कंट्री रिच होगी।
आगे राइटर कहते हैं कि अगर हमारे देश में अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया जाए, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है, जो मेडिकल टूरिज्म है, उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे लिए ओवरऑल तरीके से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, उससे हमारा जो हेल्थ केयर और भी वर्ल्ड वाइड तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमारी हार्नेस किए जा सकते हैं। हमारे देश में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, जो टैलेंटेड डाटा साइंटिस्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, इन्हें एक बहुत बड़ा इनोवेशन करने का भी मौका मिलेगा और हमारे देश में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यानी AI पावर्ड टूल्स कैन इन्हांस द एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी ऑफ द मेडिकल डायग्नोसिस। तो राइटर का ही फोकस है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे, हमारा फास्टर ट्रीटमेंट होगा और वर्ल्ड लेवल पर हमारे पास एक रिवोल्यूशनरी ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम होगी और फाइनली जो है हमारे पास जो ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी और फाइनली हम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा जो है काम करने की आवश्यकता है कि हमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। जैसे कि देखा जाए, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 2025 तक 2025 तक हमें 11.78 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं तो 2035 तक 2035 तक 1 ट्रिलियन जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ने की एक संभावना होगी, हमारी इकोनॉमी में ऐड प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है और उसे हार्नेस करने की हमारी कैपेबिलिटी है, जिससे हमें प्रयास करने चाहिए और किया जाए। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इस पर फोकस गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे कंसर्न को दूर किया जा सके। आगे छोटे वाले आर्टिकल में लिखा है टेस्टिंग टाइम्स। तो ये भारत के लिए टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ये टेस्टिंग टाइम हर कंट्री के लिए चल रहा है। यहाँ देखा जाए तो हमें डिस्कस करना है फॉरेन ट्रेड के बारे में। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, स्पेशली गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, ये 7th टाइम्स लगातार सेवेंथ कंजिक्यूटिव टाइम्स ये एक्सपोर्ट हमारा डाउन हुआ है। और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पिछले 9 महीनों में 11 बार ये हमारा अगस्त महीने को देखा जाए तो डाउन हो गया है और हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, हम जो है ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे हैं, बेच कम रहे हैं, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। इस साल देखा जाए तो 58.6 बिलियन का हमने शिपमेंट किया है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 5.2% कम है। लेकिन एक्सपोर्ट तो फेल हुआ है करीब 6.9% से, लेकिन फिर भी हमारा 24.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ये बहुत बड़ा टर्म है, जो क्योंकि देखा जाए तो अक्टूबर 2022 के बाद ये सबसे बड़ा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड्स एक्सपोर्ट जो करीब 11.9% घटा है, इंपोर्ट भी हमारा 12.1% के रेट से घटा है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों घटे हैं। लेकिन हमारे सिचुएशन इससे और बिगड़ने ही है, क्योंकि अगर हम जो है ऐसा नहीं होता है तो समस्याएं बढ़ेंगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि जो वर्ल्ड की स्थिति है उसमें हमें ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल जो देखने को मिले, उसका जो हिटिंग इफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि हमारे जो सर्विस सेक्टर है, जो कि हमारा एक बहुत रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम होता है, इंपोर्ट जहाँ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर भी 0.4% ड्रॉप होने की आशंका कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्वयं है। इस तरीके से देखते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट जो श्रिंकिंग हो रही है, वो हमारे जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट हो रहे हैं, जो सर्विस सेक्टर उसको ब्रिज कर सकता था, बैलेंस कर सकता था, वो भी हमारे लिए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखते। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी है करेंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ने की ही दिशा में दिख रही है। तो विथ ग्लोबल कमोडिटी प्राइस राइजिंग अराउंड 12%, तो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 12% की महंगाई बढ़ी है। सीधे सीधे कहा जाए तो भारत में कितनी महंगाई बढ़ी है, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो भी करीब 12% से बढ़ा है। द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट इज लाइकली टू एस्केलेट, और ये अभी भी बढ़ने की चांसेज हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है ऑयल और जेम्स एंड ज्वेलरी। इनका इंपोर्ट जो है थोड़े भले घटा है, लेकिन फिर भी इनका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए पेट्रोलियम प्राइसेज, इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और इस समय $90 पर बैरल को क्रॉस कर गया है पेट्रोलियम प्राइस। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है पेट्रोलियम को प्रोडक्शन हमारे देश से बहुत कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन रसिया से भारत जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहा है,
फिर से एक्सपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को ही कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है इस पर आरोप लगा रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा लक्रेटिव मार्केट नहीं बन रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि रसिया से भारत में ऑयल लाना एक बहुत महंगा है, इसका खर्चा हो रहा है किराए में बहुत ज़्यादा। इसलिए इंडिया नीड्स टू डू ऑल इट कैन टू नर्चर प्रीसियस ग्रीन शूट एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर। तो किसी कीमत पर अगर हम एक्सपोर्टर को सपोर्ट करें तभी जा कर के हमारे लिए फ़ायदेमंद स्थिति साबित होने वाली है। नेक्स्ट है सैंक्शंस फॉर चेंज। जो सैंक्शंस लग रहे हैं, जो ईरान से, यहाँ पर हम जो बात करेंगे ईरान से संबंधित करेंगे, जो यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखे, प्रतिबंध लगा रखे, तो अगर ईरान में कोई चेंज करना है, वहाँ के पीपल्स के में चेंजिंग लाने, उनको इम्प्रूवमेंट, सोशल लाइफ उनकी इम्प्रूवमेंट कर रही है, इस वजह से सैंक्शन के जो एक्चुअल में अमाउंट अमेरिका ने फ्रीज कर रखे उनके अमाउंट, उसे ही रिलीज करने की बात की गई है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम में भी ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियाँ उपजातियाँ हैं, मुस्लिम में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं और अन्य सभी धर्मों में। कोई इसे बताता है, कोई छिपाता है। तो इस्लाम की बात की जाए तो शिया और सुन्नी में बटा है। ईरान जो है एक शिया कंट्री है और अरब जो है एक सुन्नी कंट्री है। तो यहाँ पर जो शिया का कानून चलता है वहाँ पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर जो कुर्दिश वीमेन थी उसकी जो है हत्या कर दी मोरल पुलिस के द्वारा। महसा अमीनी नाम था। तो उसी को लेकर के 1 साल हो गए हैं। तो ईरान में थोड़ा सा वहाँ पर हिजाब रूल जो है चेंज हुए हैं। चेंज बहुत हुए नहीं, गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए हैं, कानून में चेंजिंग नहीं आई है। तो उसे प्रोटेस्ट को लेकर के डर था कि जो थियोरेटिक रिजीम है उसको जो है थोड़ा वल्नरेबल फील हो रहा है। और ईरान में देखा जाए तो इस तरीके से स्ट्रगल बहुत जो है अब शंका जत रही है वहाँ पर दोनों तरफ से, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी। पब्लिक को डर लगता है कभी सरकार जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर हैं हिजाब नहीं पहन रही हैं, लेकिन एक लड़की ने बताया कि वो हिजाब पहनती नहीं है परंतु अपने बैग में हमेशा हिजाब रखती है। उसने कहा पता नहीं कब देश की सिचुएशन क्या बदल जाए, लेकिन हाँ वो हिजाब पहनती नहीं है परंतु हिजाब अपने पास हमेशा अपने बैग में रखती है। इस तरीके से देखा जाए तो जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें चेंजिंग आ रही है बहुत सारे जो है। और उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, एक्चुअल में सबसे बड़ा जो चेंजिंग की बात की जा रही है, उस प्रोटेस्ट के दौरान करीब करीब 5000 लोग तो ऐसा संभावना है कि जो है मार दिए गए थे, जिसमें कम से कम 71 जो है माइनर थे। और इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है कानूनी तौर पर भले नहीं आई हो, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी में आ गई है। और एक्चुअल में देखा जाए शिया मुल्ला जो है वहाँ पर जो कानून चल रहा है, इस 1979 से ईरान में एक रिवोल्यूशन हुआ था और उसी टाइम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लेकिन इसमें हम देखा जाए तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे करने की आवश्यकता भी है। लेकिन यूएस पॉलिसी को देखा जाए तो उसमें उन दोनों की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उससे का इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलता है। ईरान से हम तेल खरीदते हैं लेकिन सस्ता तेल था, लेकिन अमेरिका के सैंक्शन की वजह से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, जो कि भारत के लिए प्रॉब्लम था। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो हमारी प्रॉब्लम बन गई। ये आर्टिकल इसलिए हमें डिस्कस करना आवश्यक है। ईरानी इकोनॉमी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप कंडीशन से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो है अमेरिका के साथ साथ ईरान की समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ ये भी है, अब उसने इन समस्याओं से बचने के लिए जो बहुत ज़्यादा जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए वहाँ के मुल्लों से बातचीत करना शुरू कर दे इस बात से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स रियोटेरिक ओवर ह्यूमन राइट्स। तो वहाँ के जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, वहाँ से बात की जाए। और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अमेरिका के कुछ प्रिजनर हैं जो कि ईरान में हैं, उन्हें अमेरिका छुड़ाना चाहता है। उस एवज में अमेरिका जो $6 बिलियन ईरानियन फंड है जो कि साउथ कोरिया जो के अकाउंट में है, जो कतर के माध्यम से जाएंगे, उसे रिलीज कर देगा, जिससे कि वहाँ तेहरान को फ़ायदा मिलेगा, ईरान को फ़ायदा। लेकिन ईरान ने कहा उसे ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से यूज किया जाएगा। यानी जो आर्टिकल हमने देखा, जो आर्टिकल कह रहा था सैंक्शन फॉर चेंज, तो सैंक्शन फॉर चेंज का मतलब यही है कि जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं उससे जो पैसे मिलेंगे, अब जो इनके ही पैसे हैं जो फ्रोज हो चुके हैं वो मिलेंगे, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन इससे वेस्ट का जो है अपना एंगेजमेंट वो उनके साथ किस तरीके से वो बना हुआ ही रहेगा, और वहाँ पर कंप्रोमाइज़ ईरान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ही समस्या है। यूरोप और अमेरिका के पास ज़्यादा समस्या नहीं है। अमेरिका को इतना चिंता है कि उसके जो है प्रिजनर वापस आ जाए और ईरान में थोड़ा सा रिफॉर्म हो। लेकिन ये बात
ईरान को भी समझनी चाहिए कि जो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके लिए ही समस्या है, और ये समस्या जो है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा समय तक चलेगी तो इकोनॉमी उसकी ध्वस्त हो जाएगी। तो चूँकि वहाँ का जो शासन करते हैं उनके पास तो देश के टैक्स कलेक्शन का अधिकार होता है, तो अपने मनमौजी सैलरी बढ़ा के मौज करते हैं। लेकिन ये शायद ईरान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर देश की बात है, हर देश में गरीब हैं, लेकिन जो गरीब पर्सन है वो गरीब ही होता जाएगा। इसलिए एक रेजिम को रिजिडिटी से बचना चाहिए, और जो लैक ऑफ रिफार्म करने की अनिच्छा है उससे बाहर आनी चाहिए। रिफार्म जो है किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी लीगल सिस्टम में अगर किया, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी कन्वेंशन में, या किसी भी दो कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है, मल्टीलैटरल रिलेशन है, उसमें अगर रिफार्म नहीं किए जाएंगे तो वो सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए भारत हमेशा से इसीलिए कहता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफार्म करने की आवश्यकता है, और लेकिन कोई देश सुन नहीं रहा। भारत को एक परमानेंट मेंबर बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ईरान को भी ये समझना चाहिए कि अगर रिफार्म नहीं करेंगे, 1979 से जो कानून वो चला रहे हैं चलाएंगे, तो उनके ही देश के लोग जो प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, इसमें खुद बहुत सारे उसी देश के नागरिक मारे जाएंगे। तो फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि तुर्की में हुआ था। कमाल पाशा ने पूरी इस्लामिक सिस्टम को ही बदल दिया था, और टर्की को, जिसे इस समय तुर्की कहा जा रहा है, उसने क्या किया, इस्लाम को समाप्त कर दिया, मतलब इस्लाम को राजधर्म से समाप्त कर दिया। और तुर्की को उसने एक सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में कमाल पाशा के हटने के बाद फिर से इस्लामिक स्टेट बन गया। लेकिन ऐसा सिचुएशन अगर दिखेगा तो ये 1922, 23, 26 की बात थी, लेकिन अभी 2023 की बात है। तो रिफॉर्म अगर नहीं होंगे तो समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो ये था आज का आर्टिकल। थोड़े से आर्टिकल बड़े हो गए हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।